हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन स्वायत्त राज्य। नवीन स्वायत्त राज्य हमारा अध्याय क्या है? नवीन स्वायत्त राज्य। ये राज्य 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर ये राज्य उभरे थे और इन्हीं राज्यों को ब्रिटिश ने अपने राजनीतिक सूझबूझ या राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा जो है अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। आज उसी नवीन स्वायत्त राज्य में हम लोग आज अवध के बारे में पढ़ेंगे, अवध राज्य के बारे में। अवध राज्य जो है वह एक तरह से कहा जाए तो पश्चिम में कन्नौज और पूरब में कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा बिहार के और उत्तर प्रदेश के पूर्वी सीमा पर बहती है और कन्नौज जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आप कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद जो जिला है वहाँ तक है। कन्नौज गंगा के किनारे है बसा हुआ। ये राज्य जो था अवध राज्य, ये एक वफर राज्य था, वफर स्टेट था, वफर राज्य था। ये वफर स्टेट इसलिए कहलाता है क्योंकि यह दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में था। एक तरफ ब्रिटिश थे, इनके साम्राज्य की सीमा पर टच करते थे, और दूसरी तरफ मराठा थे, इसलिए इसको बफर स्टेट भी कहा जाता है। जैसे चीन जो है बफर स्टेट है, किसके किसके बीच? सॉरी, नेपाल जो है बफर स्टेट है, किसके किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच। उसी प्रकार जो है उस समय अवध एक बफर स्टेट था ब्रिटिश और मराठा के बीच, क्योंकि कर्मनाशा नदी के पूरब में ब्रिटिश का साम्राज्य था और कन्नौज और उसके दक्षिणी भाग में मराठा का राज्य था। यही इसका कहने का अर्थ है। और बीच में अवध का राज्य था। जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक थे, मुगल शासक कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। तो एक व्यक्ति थे सादत खां, उनका नाम था सादत खां। इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को, मैंने बताया था एक सैयद बंधु थे जो मोहम्मद शाह रंगीला के रास्ते में काटा थे, तो उसमें दो व्यक्ति ने मदद किया था। एक चिनक्रिच खां जो हैदराबाद बाद में राज्य स्थापित किया, दूसरा व्यक्ति जो सपोर्ट किया था मोहम्मद शाह रंगीला को, वो थे सादत खां, है ना। तो सादत खां को इसने जो मदद किया था, तो उसके बदले में जो है इनको बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया था। बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया था। सादत खां जो थे 1720 में बयाना के सूबेदार थे, बयाना का सूबेदार था। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे आगरा का गवर्नर बनाया और 1720 से लेकर 1722 तक ये आगरा के गवर्नर थे। क्योंकि आगरा का जब ये गवर्नर थे सादत खां, तो खुद शासन नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने एक नायब का नियुक्त किया। उस नायब का नाम था नीलकंठ नागर। नीलकंठ नागर। मेरे ख्याल से सादत खां रहने वाले कहाँ के थे? तो यह देख लीजिए, ये ईरानी थे और सिया धर्म को मानते थे। फैजाबाद को इन्होंने राजधानी बनाया, फैजाबाद, और सिया धर्म को मानते थे। और ये ओरिजिनल जो थे ये निसापुर जो खुरासान में है, निसापुर के सैयद के वंशज थे। निसापुर के सैयद के वंशज थे, जो ये कहते थे अपने आप को। मैंने सैयद वंश पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत में, उसी जो निसापुर के थे वहीं के भी थे, सैयद के वंशज थे, इनका कहना था। 1722 ईस्वी में
मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार बना दिया और कहा जा सकता है कि एक तरह से सैद्धांतिक रूप से तो नहीं, व्यवहारिक रूप से अवध का स्वायत्त राज का संस्थापक, स्वतंत्र राज का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क ही था। और 1722 ईस्वी में सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से इसने मुगलों से एक अलग राज्य का स्थापना किया। 1739 तक इसने शासन किया और नादिर शाह 39 में आक्रमण किया था भारत पर। इसने सादत खां बुरहान उल मुल्क ने जाकर नादिर शाह से कहा कि आप कहाँ करनाल में ठहरे हो, आप दिल्ली आइए, आपको 20 करोड़ रुपया मिलेगा। नादिर शाह तो लुटेरा था ही था और सादत खां बुरहान उल मुल्क का ये प्रस्ताव सुनकर वो दिल्ली की ओर आया और वो धन उसको जब नहीं मिला और सादत खां उपस्थित नहीं हुआ तो सादत खां जानता था कि अब मेरा जो है नादिर शाह मौत के अलावा कुछ नहीं देगा। तो डर के मारे सादत खां बुरहान उल मुल्क ने विष खाकर, जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सादत खां को अपना कोई बेटा नहीं था, पुत्री थी, तो इसने अपनी पुत्री का शादी अपने भतीजा से कर दिया जिसका नाम था अबुल हसन खां। उसका नाम क्या था? अबुल हसन खां। सादत खां बुरहान उल मुल्क को अपनी कोई बेटी नहीं था, बेटी था, बेटा नहीं था, तो इसने अपनी बेटी का शादी भतीजा अबुल हसन खां से कर दिया। ये अबुल हसन खां 1739 से लेकर 1754 तक अवध का नवाब बना, अवध का नवाब रहा। यही अबुल हसन खां सफदर जंग के नाम से जाना जाता है, सफदर जंग के नाम से जाना जाता है। यह एक उच्च नैतिकता वाला व्यक्ति था। इसने जिंदगी भर एक ही पत्नी रखा। इस्लाम में जबकि 4 पत्नी की मान्यता है तो इसलिए कि एक ही पत्नी रखा। इसलिए यह हम नहीं कह सकते हैं कि 18वीं सदी के जो शासक थे वो विलास में डूबे थे। ये उच्च नैतिकता वाले लोग थे। सफदर जंग भी उन्हीं में से एक था। सफदर जंग हो या बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खां हो या चिनकिलिच खां हो, ये सभी जो थे उच्च नैतिकता वाले लोग थे। राजनीतिक जीवन में षड्यंत्र का सहारा लेते थे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ये जो है उच्च नैतिकता वाले लोग थे। इनका जो एक इम्पोर्टेंट अधिकारी था वह हिंदू था, नवाब राय। नवाब राय ही सफदर जंग का सारा काम देखते थे। सफदर जंग जो है मराठा से दोस्ती किया और जाट से भी दोस्ती किया, क्योंकि बंगस पठान जो है काफ़ी इनको दिक्कत करता था। फर्रुखाबाद के जो मोहम्मद खां बंगस के जो वंशज थे वो काफ़ी अवध राज्य को दिक्कत करता था, जो फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में थे, कन्नौज से पश्चिम। तो इसने मराठा को 25,000 रुपया प्रतिदिन दिया और जाट को 15,000 रुपये प्रतिदिन दिया। बंगस पठान के खिलाफ लड़ाई जब कर रहा था तब यह लड़ाई 1751 में हुआ था। सफदर जंग को 1748 AD में मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना वजीर नियुक्त किया। मुगल बादशाह का वजीर नियुक्त किया। मोहम्मद शाह रंगीला खुद शासक थे तो अपना वजीर नियुक्त किया। उस समय से अवध के जो नवाब थे वह नवाब वजीर कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? नवाब वजीर कहलाने लगे। लेकिन जब मुगल शासक अहमद शाह बने 1753 में तो इनको जो है पोस्ट से हटा दिया, वजीर से पोस्ट से हटा दिया। फिर ये अवध चले गए और 1754 तक ये शासन किए। 1754 में अवध में इनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि इन्होंने जब तक इनका शासन था, नवाबी था, उस समय तक अवध की जनता हो या इलाहाबाद की जनता हो काफ़ी सुख शांति से रहती थी। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया था। सादत खां बुरहान उल मुल्क ने 1723 AD में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया था। नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया था और इस राजस्व बंदोबस्त के द्वारा अवध के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि किसानों का सुरक्षा किया गया बड़े जमींदारों के शोषण से। बात को समझिएगा। 1723 AD में 1722 में तो अवध का नवाब बना सादत खां बुरहान मुल्क और एक साल के बाद 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त अवध में लागू किया और इस बंदोबस्त के द्वारा अवध के किसानों को बड़े जमींदारों से या जागीरदारों से जो है सुरक्षा दिया गया। ठीक।
तो 1700 इधर अब आते हैं हम लोग सफदर जंग पर। तो सफदर जंग जो है 1753 में मुगल बादशाह अहमद शाह हैं, उन्होंने क्या किया कि सफदर जंग को नवाब वजीर के पद से हटा दिया, मुगल साम्राज्य के वजीर से पद से हटा दिया। और फिर यह जो है सफदर जंग अवध चले आते हैं, 1754 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सफदर जंग जो है आप कह सकते हैं कि जब तक अवध का नवाब रहा, अवध की जनता को और इलाहाबाद की जनता को कभी भी सुख शांति से रहे, चैन की जिंदगी जिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद इसका जो बेटा था सुजाउद्दौला शासक बना। सुजाउद्दौला का शासन काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम कह सकते हैं कि 1754 से लेके 1775 तक यह शासन में रहा था सुजाउद्दौला, ठीक। सुजाउद्दौला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, एक थे इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क जो था तुरानी वजीर था। ये जो था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को थोड़ा डिस्टर्ब करता था। शाह आलम द्वितीय इमाद उल मुल्क से डर के भाग गया था लखनऊ, और लखनऊ में 1759 में लखनऊ में शाह आलम द्वितीय या अली गौहर को इसने राजनीतिक संरक्षण दिया था। सुजाउद्दौला ने तुरानी वजीर इमाद उल मुल्क से डरकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय या अली गौहर अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास गए और सुजाउद्दौला ने 1759 में लखनऊ में इन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया। सुजाउद्दौला सफदर जंग का बेटा था। सुजाउद्दौला के समय में एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में इसने मराठा का साथ नहीं दिया बल्कि अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जो अफगानी या पठानी जो आक्रमणकारी था, जो नादिर शाह का के एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक वारिस बना। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हम पढ़ाएंगे, जब बंगाल पढ़ाएंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि 1764 AD में बक्सर का युद्ध हुआ और इसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। डिटेल में हम बंगाल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी इतना ही समझिए कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला और इस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए। तो 1765 में सुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, चूंकि अंग्रेजी सेनानायक उस समय अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव थे, 1765 में सुजाउद्दौला अवध के नवाब और क्लाइव के बीच समझौता हुआ और इस समझौता के द्वारा जो है इलाहाबाद वो करा का क्षेत्र जो है इनसे लेकर, मतलब सुजाउद्दौला से लेकर जो है मुगल बादशाह को दे दिया गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 1765 में संधि हुआ सुजाउद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के बीच और इलाहाबाद और करा का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। उसके बाद 1773 में बनारस की संधि हुई और बनारस की संधि के द्वारा यह तय हुआ कि बनारस पर जो है अब अंग्रेजी नियंत्रण होगा, बनारस पर अंग्रेजी नियंत्रण रहेगा। क्लियर? और 50 लाख रुपया लेकर अवध के नवाब को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद और करा का क्षेत्र दे दिया।
यह हो गया बनारस की संधि। यह संधि वारेन हेस्टिंग्स के साथ हुआ था। इस संधि के द्वारा एक चीज और था कि 40 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी लेगा और अवध के नवाब सुजाउद्दौला को रुहेलखंड के शासक के खिलाफ मदद करेगा। और इसी रुहेलखंड के साथ 1774 में मीरस कटरा का युद्ध हुआ। मीरस कटरा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में रुहेलखंड में उसमें शासक थे रुहेलखंड के हाफिज रहमत खां। हाफिज रहमत खां इस संधि के द्वारा जो है 1773 में बनारस की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सुजाउद्दौला ने 40 लाख रुपया दिया और इस शर्त पर कि रुहेला के खिलाफ अगर लड़ाई होता है तो आप हमारी मदद करेंगे। फिर सुजाउद्दौला ने मीरस कटरा का युद्ध किया 1774 में और रुहेला खंड के जो राजा थे, नवाब थे, हाफिज रहमत खां को पराजित किया और रुहेलखंड को अवध में मिला लिया। सुजाउद्दौला ने रुहेलखंड को अवध में मिला लिया। 20,000 रुहेलों को देश से निकाल दिया गया। अब रुहेल की सीमा अवध के राज्य में आ गई। रुहेल जो राज्य था, रुहेला खंड जो राज्य था, अब अवध की सीमा के अंतर्गत आ गया। यह आपको बनारस की संधि के समय में वारेन हेस्टिंग्स आ जाते हैं, 1773 में होता है। उसके बाद 1775 में आसफ उद्दौला शासक बनते हैं। आसफ उद्दौला शासक बनते हैं। इनका समय है 1775 से 1797 रेडी। ठीक। आसफ उद्दौला का पहला काम है कि फैजाबाद की संधि होती है। फैजाबाद की संधि होती है। फैजाबाद की संधि होती है 1775 में ही और इस संधि के द्वारा जो है वारेन हेस्टिंग्स ये प्रॉमिस करता है आसफ उद्दौला से कि जो बेगम सब है उन बेगम का जो है जो धन है उनके पास वो सुरक्षित रहेगा फैजाबाद की संधि के द्वारा। और बनारस पर जो है अंग्रेजी नियंत्रण, बनारस जो है अंग्रेजी नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक। बनारस क्या हो जाएगा? अंग्रेजी नियंत्रण में आ जाएगा। ये 1775 में फैजाबाद की संधि के द्वारा था। 1773 में जो बनारस की संधि हुआ था उसमें दो ही प्रावधान था। इलाहाबाद का क्षेत्र 50 लाख रुपया में लेके जो है सुजाउद्दौला को दे दिया गया था और दूसरा प्रावधान था कि 40 लाख रुपया रुहेला के खिलाफ लड़ने में हम आपसे लेंगे। बनारस का जो हमने बता दिया था वहाँ कि बनारस पर जो है अंग्रेजी नियंत्रण रहेगा, बनारस की संधि में वो नहीं होगा, वो फैजाबाद की संधि में हुआ था। ठीक। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि 1781 में मिडल्टन को भेजा और बुर्रा बेगम जो थी वो आसफ उद्दौला की दादी थी। अस्साह बेगम ये आसफ उद्दौला की माँ थी। इन लोग के पास सोना काफ़ी था, गोल्ड मतलब सोना जवाहरात काफ़ी था। मिडल्टन ने जो है इनसे धन सोना चांदी जब्त कर लिया। ये इसका काफ़ी जो है हल्ला हुआ था इंग्लैंड की संसद में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। और वहाँ के वारेन हेस्टिंग्स के इंग्लैंड की संसद में एक सांसद थे वर्क, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ इस मुद्दे को भी उठाया था और वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था। तो महाभियोग में लगा का एक कारण वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ यह भी था कि अवध की बेगम का जो धन चाहे उस पर अत्याचार हुआ था वह वारेन हेस्टिंग्स से मतलब जबरन हथिया लिया था। वह भी एक बहुत बड़ा कारण था महाभियोग लगाने का। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग भी लगा था, बर्क ने लगाया था जो ब्रिटिश सांसद थे। आसफ उद्दौला ने क्या किया 1775 में पहले राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। अब ला दिया राजधानी लखनऊ और लखनऊ जो है दिल्ली का एक प्रतिद्वंदी शहर बन गया। दिल्ली का प्रतिद्वंदी शहर कौन था? लखनऊ। लखनऊ जैसे दिल्ली में पहनावा, खान पान ये सब आपको उच्च स्तर को देखने को मिल रहा था, वही चीज़ अब लखनऊ में भी आ गया। लखनऊ के भी हस्तशिल्प अब काफ़ी नामी होने लगे। तो यह आसफ उद्दौला ने ही किया था। 1784 में इसने मुहर्रम के लिए जो मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है उसके लिए एक इमाम बाड़ा बनाया था लखनऊ में। आज भी है इमाम बाड़ा
और इसमें 1784 मनाया था मुहर्रम के। आज संजोग से आज भी मुहर्रम का ही दिन है। ठीक, तो आसफउद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा बनाया था मुहर्रम के लिए, और इसमें स्तंभ का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आसफउद्दौला के बाद शासक बने वजीर अली, और वजीर अली ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सके। वो 1797 से लेके 1798 तक ही थे। क्लियर। उसके बाद बनते हैं सादत अली खां। उसके बाद कौन बनते हैं? सादत अली खां। इनका समय है 1798 से लेके 1819 तक। इनको 1819 में राजा का उपाधि दिया गया। ठीक, 1801 में इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किया। जिस प्रकार हैदराबाद राज ने सबसे पहले 1798 में 1798 में इंग्लैंड के साथ लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि किया था, उसी प्रकार सादत अली खां ने, जो अवध के नवाब थे, 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार किया। क्लियर। सादत अली खां ने इलाहाबाद जो है, जो शुजाउद्दौला ने प्राप्त किया था 50 लाख रुपया में, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब जो है इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में चला गया। ठीक, सादत अली खां ने इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया, जो शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपया में प्राप्त किया था मुगल ब्रिटिश से, है ना। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अब उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अब यह हुआ कि इसको कैसे मिलाया जाए, वाजिद अली शाह कैसे मिलाता इसको, क्योंकि इसके पास मिलाने का जो भी उपाय थे लॉर्ड वेलेस्ली ने, वो सारा उपाय, कोई भी उपाय नहीं था, क्योंकि इसके पास उत्तराधिकार थे। इस आधार पर भी नहीं मिला सकता था कि इसके पास जो है अपना उत्तराधिकारी नहीं है अवध के पास, क्योंकि बहुत सारे राज्यों को लॉर्ड डलहौजी ने इस आधार पर मिलाया कि उसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन अवध के पास अपना उत्तराधिकारी था। अवध के नवाब ने जो है ब्रिटिश की सुरक्षा काफ़ी ईमानदारी से किया था, इस आधार पर भी नहीं मिलाया जा सकता था। तो फिर आखिर क्या आधार था? अंतिम में लॉर्ड डलहौजी ने एक आधार बनाया कुशासन, कि हमने अवध के नवाब को कहा था कि प्रशासन में सुधार करो, लेकिन अवध का नवाब जो है प्रशासन में सुधार करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम जो है कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते हैं। और इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करवाया गया 1854 में आउटरम से एक रिपोर्ट तैयार करवाया गया जानबूझकर, कि उसमें तुम लिखो कि अवध की जनता कुशासन से त्रस्त आ चुकी है और वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलना चाहती है। आउटरम ने एक ऐसा रिपोर्ट ही बनाया जिसमें ये लग रहा था कि अवध की जनता जो है अवध के नवाब से काफ़ी नाखुश है और वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलना चाह रही है। और आउटरम रिपोर्ट के आधार पर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन क्या यह सही था? क्या सचमुच अवध की जनता अवध के नवाब के कुशासन से तंग आ गई थी? तो यह गलत बात था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स भी था, वो भी कहता था कि अवध की जनता की काफ़ी खुशहाल है और वहाँ का कृषि और वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा। एक थे बिशप हैवर। कौन थे? बिशप हैवर। वो अवध में 1822 से लेकर 1824 तक काफ़ी घूमे टहले, और घूमने और टहलने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया या अपना संस्मरण लिखा। उस संस्मरण में लिखा
कि मैं अवध में जहाँ भी गया मुझे लोग, वहाँ की खेती, वहाँ के खुशी देख कर, उद्योग देख कर काफ़ी खुशी हुआ और किसी भी प्रकार से नहीं लग रहा था कि अवध की जनता अवध के नवाब से कुशासन से त्रस्त थी। ऐसा रिपोर्ट कैप्टन लेवियट ने भी कहा, कैप्टन लेवियट ने भी कहा कि ऐसा कोई भी बात नहीं है कि अवध की जनता ब्रिटिश साम्राज्य के साथ नहीं बल्कि अवध के नवाब के साथ ही रहना चाह रही थी। लेकिन फिर भी लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया और ऐसा लग रहा है कि अवध की जनता के साथ वो मानवतावादी रूप से खड़ा था। ये अवध की जनता का वो मानवतावादी नकाब था, लेकिन वो मानवतावादी कदम नहीं था लॉर्ड डलहौजी का। एक्चुअली बात यहाँ ये था कि अवध में धन बहुत था और अवध एक बहुत बड़ा बाजार था। ब्रिटिश मैनचेस्टर में जो सामान बन रही थी, उस सामान के लिए जो है अवध के क्षेत्र से कृषि के रूप में कच्चा माल भी जा सकता था। अवध के लोग धनी भी थे, वह यहाँ से जो कच्चा माल निर्यात होता मैनचेस्टर के लिए, वहाँ से फिर वो वस्तु बनकर आती, तो अवध एक बाजार भी था। तो ये सब कारणों से जो लॉर्ड डलहौजी का जो मानवतावादी रूप हम देख रहे हैं, कुशासन का आरोप लगाया कि अवध की जनता त्रस्त है, उसके पीछे बस यही था कि इसको अवध की जनता, अवध के पास काफ़ी धन था और यह एक बहुत बड़ा बाजार था जो मैनचेस्टर के लिए, मैनचेस्टर के उद्योगों को जो है दिन दुनी रात चौगुनी गति से प्रगति कर सकता था। और इस प्रकार से अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आज का क्लास इतना ही। आज अवध समाप्त हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए नवीन स्वायत्त राज्य के साथ पर जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने हैदराबाद पढ़ा, कर्नाटक पढ़ा, अवधि पढ़ लिया, फिर उधर से जाट पढ़ लिया, राजपूत राज्य में आमेर पढ़ लिया, मारवाड़ पढ़ लिया। बहुत सारे राज्यों की जानकारी हो चुकी है। अब कुछ बाकी है, जैसे सिख बाकी है, मैसूर बाकी है, मराठा बाकी है, तो ये बंगाल बाकी है। 4 है अध्याय, 4 जो है नवीन स्वायत्त राज्य है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।